चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। हम लोग ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे काफ़ी टाइम लगा चुके हैं और आज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर फोर्थ क्लास है। ठीक है, चौथी क्लास है बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। और मुझे पूरा यकीन है कि पिछली सारी क्लासेस आप लोगों ने अच्छे से देख ली होंगी, समझ ली होंगी, कोई डाउट उसमें नहीं रहा होगा। तबीयत ख़राब है आज थोड़ी सी, देखो मेरी आंखों से भी लग रहा होगा, तुम्हें नहीं लग रहा? मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, तो पिछले 3 दिन से वायरल है। अब वायरल तो आपको पता ही है, जाते जाएगा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपकी क्लास करें। ठीक है, आज आपकी मैं 2 ही क्लास ले पाऊँगा। वन इज़ मॉर्निंग में भी एक क्लास कैंसिल कर दी थी, तो एक ये वाली और एक CMA-DD वाली। ठीक है, फिर होपफुली थर्सडे तक मुझे लगता है कि इट विल बी ऑल गुड, देन टेक ऑल द क्लासेस। ठीक है, डन। यार ये लाइव चैटिंग का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है इसमें? वेयर इट इज़ गिवन। लाइव चैटिंग नहीं आ रही यार, क्या चक्कर है? इसमें भी नहीं आ रही, व्हाट्स हैपनिंग? मुझे लग रहा है मेरे से ऑफ हो गया होगा ऑप्शन शायद, लाइव चैटिंग का। चलो कोई बात नहीं। आप जो भी अभी ऑनलाइन वाले देख रहे हैं ना, अभी बीच में तो मैं कुछ आवाज़ वाली क्लास है। सुनो, अब लाइव चैटिंग का इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मे बी मुझसे ऑफ हो गया होगा, आवाज़ नहीं आ रही। अबे आवाज़ तो आ रही है, आवाज़ आ रही है बेटा, आवाज़ आ रही है। एक सेकेंड बस, लेट मी चेक।
या डन। देखो लाइव चैट आ गई होगी अब। एक बारी हेलो लिख के बताओ। यस लाइव चैट आ गई है। एक बारी हेलो लिख के बता दो सारे। चलो डन है। लिखिए, हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन पढ़ रहे थे 149 सबसेक्शन 6। और अगर आपको याद हो हमने इसके अंदर क्लोज ए पढ़ लिया, क्लोज बी पढ़ लिया, क्लोज डी पढ़ लिया। क्लोज डी के अंदर इफ़ यू रिमेंबर D1, D2, D3 और D4। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन ख़त्म करेंगे और LODR वाला जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो भी ख़त्म कर देंगे। तो आज हम ये ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है सर, चलो आ जाओ फटाफट ई पॉइंट पर आ जाओ। किसी को याद है ई पॉइंट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था? ई पॉइंट में हु neither himself nor of his relatives। रिलेटिव याद है ये पॉइंट? ई पॉइंट हु neither himself nor of his relative। वेरी गुड। हाँ ध्रुव आज करा दूंगा बेटा। तो लिखेंगे प्लीज। अब यहाँ पे लैंग्वेज क्या थी? E1 होल्ड और हैज हेल्ड, होल्ड और हैज हेल्ड पोजीशन। हैप्पी लिखना है बेटा, ठीक है। KMP हु है होल्ड और हैज हेल्ड पोजीशन ऑफ KMP और इज और हैज बिन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी or its holding company, subsidiary company, associate company in last 3 years और current financial year। कोई बताएगा इस लाइन का मतलब? कुछ आया समझ में? मतलब बताओ। अच्छा इसके नीचे एक प्रोविजो भी है, प्रोवाइडेड दैट। अच्छा प्रोवाइडेड दैट बाद में पढ़ेंगे, बताओ क्या मतलब है? ठीक है, ठीक है। देखो अगर मैं एक्स लिमिटेड में बनना चाह रहा हूँ, बोलो क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना। तो ना तो मैंने ना मेरे रिलेटिव ने, इन चारों में से किसी भी एक कंपनी में, ना तो हम दोनों, मैं और मेरा रिलेटिव, इन 4 कंपनी में ना तो अभी KMP और एम्प्लॉई हैं, ना पिछले 3 सालों से थे। यानी मैं और मेरा रिलेटिव इन 4 कंपनी में अगर अभी KMP और अभी एम्प्लॉई हैं तो मैं इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन अगर मैं और मेरा रिलेटिव आज एम्प्लॉय नहीं है और KMP नहीं है, पिछले 3 सालों में थे, तो भी अनूप जैन एक्स लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। समझ आई बात आपको? इजी है? यस। अभी मुश्किल करते हैं। प्रोवाइडेड दैट in case of relative, provided that in case of relative who is an employee, the restriction under this clause, the restriction under this clause shall not apply for his employment in last 3 years। वाह बड़ा पॉइंट यार,
आग आग लगाने वाला सेक्शन है ये। कैन एनीबडी टेल मी E1 क्या कह रहा है? आप और आपका रिलेटिव इन 4 कंपनी में ना तो आज एम्प्लॉय और रिलेटिव है, सॉरी एम्प्लॉय और केएमपी है, और ना ही पिछले 3 सालों में थे। क्लियर है? उसका प्रोविजो क्या कहता है? लेकिन एम्प्लॉय के लिए ये वाली रेस्ट्रिक्शन, एम्प्लॉय के लिए ये वाली रेस्ट्रिक्शन पिछले 3 सालों के लिए नहीं लगेगी, सिर्फ करंट ईयर के लिए लगेगी। समझाया कुछ आपको टीशा? चलो एक एनालिसिस करते हैं। शुड आई चेंज दिस? एक एनालिसिस करते हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि मैं अनूप जैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं या नहीं बन सकता? बताओगे? बोलो। चलो सिचुएशन 1, मैं अभी केएमपी और एम्प्लॉई, मैं अभी केएमपी और एम्प्लॉई उन 4 कंपनी का, बेटा 4 कंपनी का नाम बताओ कौन कौन, जल्दी बोलो। उन 4 कंपनी, 4 कंपनी मतलब द कंपनी, क्लियर है ना? 4 कंपनी, 4 कंपनी में केएमपी और एम्प्लॉई मैं अभी हूँ, प्रेजेंट में हूँ, अभी हूँ अभी। तो मेरा सवाल है क्या मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ? नो। डन है? कोई डाउट है यहाँ पे? आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? दूसरा लिखिए प्लीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ सकते हैं, बोलो। सिचुएशन 2, लेकिन मैं अनूप जैन केएमपी और एम्प्लॉई इन 4 कंपनी का अभी नहीं हूं, पिछले 3 सालों में था। तो बताओ क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं? नो। क्लियर एकदम? डन है? तीसरा, मैं अनूप जैन केएमपी और एम्प्लॉई इन 4 कंपनी का ना आज हूं ना 3 साल में था, लिखेगा 10 ईयर बिफोर, 10 साल पहले था। तो बताओ क्या मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आज बन सकता हूं? आज बन सकता हूं भाई, इजी है। क्या 3 बातें क्लियर हो गई? नाउ सिचुएशन 4, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम चौथे मतलब जवाब दे पाओ इसका। मेरा रिलेटिव, किसका रिलेटिव? मेरा रिलेटिव केएमपी और एम्प्लॉई इन 4 कंपनी में अभी प्रेजेंटली है, अभी है। तो क्या बताओ मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं? नो। जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा जो मुझे ये बता दे कि मैं 5वां क्वेश्चन क्या पूछूंगा और उस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। एनीबडी? क्वेश्चन मैं क्या पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं पूछ रहा जवाब क्या है, मैं पूछ रहा हूँ 5वां क्वेश्चन क्या है और उस क्वेश्चन का जवाब क्या है। यू हैव टू टेल मी दिस। क्वेश्चन क्लियर? हाँ चलो लेट मी सी द एंड। कौन बताएगा मुझे? 1 2 3 4 यस टीशा। ठीक है, जवाब क्या है इसका? बन सकता हूँ या नहीं? नहीं बन सकता। मैं अनूप जैन, सॉरी मेरा रिलेटिव इन 4 कंपनी का केएमपी और एम्प्लॉई अभी नहीं है, लास्ट 3 ईयर में है। बताओ क्या मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ? हाँ या ना? ये सवाल है। कैन आई बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? कितने कह रहे हैं नो? वाओ फैंटास्टिक। कितने कह रहे हैं यस? एंड लिखेगा क्या नाम है आपका? देव। देव क्या आएगा बेटा आंसर? बस यस या नो, बस यस या नो, यस यस, नो 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 नो, यस। चलो बड़े सारे यस नो आ रहे हैं। आई रियली डोंट नो व्हाट इज द राइट आंसर। डू वन थिंग, डू वन थिंग, E1 का प्रोविजो मिला के पढ़ो एंड गिव मी द आंसर। यस या नो? यस यस, प्रोविजो पढ़ो, प्रोविजो बेटा।
provided that in case of relative who is an employee, the restriction, who is an employee, एक काम करो भाई, इसमें तो सिचुएशन दो बनेंगी, इसमें तो सिचुएशन दो बनेंगी, इसमें आप ये सिचुएशन लिखो, द KMP. नाउ दैट्स अ बेटर क्वेश्चन. क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं? नो, नहीं बन सकते. अभी समझ में आया ये 5 समझ में आया? 5 का जवाब दूंगा, अभी 6 समझ लो पहले. अगर मेरा रिलेटिव एम्प्लॉई है पिछले 3 सालों में उन 4 कंपनी का, क्या मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं? यस. तो क्या मैं बोलूं ये प्रोविजो है? समझ में आ रहा है क्या भयानक पॉइंट है ये प्रोविजो है. लॉमेकर कहता है अगर तेरा रिलेटिव पिछले 3 सालों में एम्प्लॉय था तो तू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन तेरा एम्प्लॉय पिछले 3 सालों में क्या है? KMP था, तो तू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता. समझ में आ रही है? आप एक्सेप्शन पढ़ो बेटा. एक्सेप्शन पे क्या है? इन केस ऑफ रिलेटिव हु इज एन एम्प्लॉय ओनली. क्या यहाँ पे KMP लिखा हुआ है? KMP नहीं लिखा हुआ. द रेस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई इन द लास्ट 3 ईयर. तो एम्प्लॉय, अगर आपका रिलेटिव एम्प्लॉय है पिछले 3 सालों में, तो फिर वो प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. देन यू कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्ट. मुझे बताओ क्या 6 केस अलग अलग समझ में आ रहे हैं? छोटा सा पॉइंट है लेकिन जान निकालने वाला क्वेश्चन है ये. एग्जाम में क्वेश्चन कितना सॉलिड बन सकता है. केस स्टडी, कैन यू इमेजिन दिस? सॉलिड एकदम. शुड आई रिपीट दिस? नो, एम्प्लॉय हु इज वर्किंग, कंपनीज एक्ट डजंट डिफाइन एम्प्लॉय. बेसिकली employee that you have the employment contract with the company, that's how you recognize that person. Logic बताऊं? Who has more close relation with the company, employee or the KMP? तो if your relative is KMP in the last 3 years, यानी वो बड़े ओहदे पे था, तो आज भी बायसनेस आ सकती है. बट इफ योर रिलेटिव इज एम्प्लॉय इन द लास्ट 3 ईयर, तो ओहदा बड़ा नहीं था, तो आज बायसनेस क्या खाक आएगी? ये लॉ मेकर प्रिज्यूम कर रहा है इवन प्रोविजो के साथ. फैब. समझ में आया कुछ इवन? शुड आई रिपीट? डन है? हाँ जी, प्लीज प्लीज. अगर वो पिछले साल है तो बन सकता है, दूसरे साल है तो बन सकता है, तीसरे साल है तो बन सकता है, चौथे साल है, क्योंकि उसके लिए पिछले 3 साल का तो क्राइटेरिया है. लेकिन अगर एम्प्लॉय प्रेजेंट में है, देखो प्रेजेंट वाला तो बेटा लिखा हुआ है, देखो अगर अनूप जैन का रिलेटिव अभी प्रेजेंटली या तो KMP है या एम्प्लॉय है, तो क्या आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो? नो. बोलो, एक बार दोबारा देख लो, मैं हिंदी में लिखवा देता हूं, देखो हिंदी में सुन लो. ई पॉइंट. अगर खुद मैं करंटली या पिछले 3 सालों में क्या हूं, एम्प्लॉय या KMP, तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता. लेकिन अगर मेरा एम्प्लॉय करंट ईयर में, सॉरी मेरा रिलेटिव करंट ईयर में KMP या एम्प्लॉय है, तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता. लेकिन अगर मेरा रिलेटिव पिछले 3 सालों में KMP था, तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता. लेकिन मेरा रिलेटिव पिछले 3 सालों में एम्प्लॉय था, तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ. दैट इज इवन. खत्म. समझ में आया पॉइंट? मुश्किल लग रहा है? ये एनालिसिस से तो मुझे लगता है चीज़ें आसान हो जानी चाहिए. ये 6 क्वेश्चन तो क्लियर है एकदम. हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन 7. हाँ एक क्वेश्चन 7. लेट्स सी हु विल आंसर. मैं अनूप जैन, मेरा रिलेटिव KMP और एम्प्लॉई था 10 ईयर अगो, तो क्या मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ? ऑफ कोर्स यस. देयर इज नो बाउंडेशन फॉर दैट. इजी है. डन. अच्छा, यहाँ पे प्रोविजो में नोट करने वाली बात क्या है? द वर्ड एम्प्लॉय. याद रखिएगा, यहाँ पे KMP वर्ड लॉमेकर ने यूज नहीं किया था. लॉमेकर हैज नॉट यूज द वर्ड, विच वर्ड? लॉमेकर ने KMP शब्द यूज एक्चुअली नहीं किया है, क्योंकि लॉमेकर ने KMP शब्द यूज नहीं किया है. तो दैट इज अ पॉइंट फॉर यू. लिख लो प्लीज. शुड आई चेंज? एनी डाउट? कुछ पूछना है? चलो सर आगे बढ़ते हैं. दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, सॉरी E1 के बाद क्या आएगा?
E2, पहले मैं देख लूँ E2 क्या है। ओहो, लिखो E2 तो और खतरनाक है। लिखो E2, who neither himself nor his relative, जो ना खुद ना ही अपने रिलेटिव के साथ। लिखो प्लीज E2, E2A, E2B। देखो क्या पढ़ेंगे इसे, E2A, E2B। E2A लिखो प्लीज, who neither himself nor of his relative is or has been employee, is or has been employee, proprietor, partner, in current year or last 3 years of CA firm, CS firm, CMA firm, of company, holding, associate और सबसे कंपनी। वाह, व्हाट अ पॉइंट। आप बी में अभी कुछ मत लिखना, आप बी में कुछ मत लिखना, बस आप E2A को समझो। E2A इज मतलब करंटली और हैज़ मतलब पिछले 3 सालों में। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। लोमेकर कहता है अनूप जैन आप या आपके रिलेटिव उन 4 कंपनी में, कंपनी के नाम बोलो, द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सबसे कंपनी, एसोसिएट कंपनी। तो मिस्टर अनूप जैन आप या आपके रिलेटिव इन चारों में से किसी भी एक कंपनी में, इन चारों में से किसी भी एक कंपनी में, ध्यान से सुनना। और यहाँ पे कोई ऑडिट फर्म है, CA फर्म है, CS फर्म है, CA फर्म है, और ये ऑडिट फर्म है। और ये किसकी ऑडिट करते हैं? इन चारों में से किसी भी एक की। मतलब ये ऑडिट फर्म किसकी है? इन चारों में से किसी की एक की ऑडिट फर्म है। CA कौन सी ऑडिट करता है? स्टैचुरी ऑडिट। बोलो। CS कौन सी ऑडिट करता है? सैक ऑडिट। CMA कॉस्ट ऑडिट। तो ये ऑडिट फर्म किसकी ऑडिट फर्म है? इन चारों की, चारों में से किसी भी की है। और आप मुझे बताओ, अगर ये ऑडिट फर्म इसकी है तो ये इससे कुछ ना कुछ पैसा कमाती होंगी, हाँ या ना? डेफिनेटली पैसा कमाती होंगी, यस और नो? यस। तो लोमेकर कह रहा है और मैं अनूप जैन या मेरा रिलेटिव इस CA फर्म का, क्या बोला मैंने, इस CA फर्म का ना तो एम्प्लॉय होना चाहिए, ना तो पार्टनर होना चाहिए, ना बेटा प्रोपराइटर होना चाहिए। ना एम्प्लॉय, ना पार्टनर, ना प्रोपराइटर होना चाहिए। और कब नहीं होना चाहिए भाई साहब? कब नहीं होना चाहिए? ना तो करंट फाइनेंशियल ईयर में, ना तो पिछले 3 सालों में। और अगर है तो अनूप जैन इस कंपनी में नहीं बन सकता क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सी व्हाट अ मैजिकल पॉइंट। लैंग्वेज पढ़ना एक बार। क्या लैंग्वेज मैच हो रही है, नहीं हो रही है, या ऐसे कुछ भी बना दिया? देखना जरा। अच्छा, ये किसकी बात, स्टॉप राइटिंग, किसकी बात हो रही है? हु नीदर हिमसेल्फ नॉर ऑफ हिज रिलेटिव, यानी मैं और मेरा रिलेटिव। क्या इज और ना तो होना चाहिए, ना कभी था। इज और हैज़ बीन क्या? एम्प्लॉय, प्रोपराइटर, पार्टनर। और ये बताने की जरूरत नहीं है, करंट और 3 किस में नहीं होना चाहिए मैं? CA फर्म, CS फर्म ऑफ दीज कंपनीज। और अगर ऐसा है तो मैं क्या नहीं बन सकता बोलो? अगर ऐसा है तो मैं क्या नहीं बन सकता बोलो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो एक बात बताओ, सुनो, लॉजिक सुने।
ये CACS CMA फर्म किसकी ऑडिट फर्म है? इसकी। क्या ये इससे पैसा कमाती होंगी? और अनूप जैन या उसका रिलेटिव इसमें एम्प्लॉई है, तो मुझे बताओ ये फर्म इसको प्रेशराइज करेंगी और ऑडिट फर्म अपने एम्प्लॉय को प्रेशराइज करेगा? इंडिपेंडेंस कहाँ रह गई? इसे लॉ मेकर कहता है ये बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। लॉजिकल है ना यार? बोलो, आप लैंग्वेज पढ़ो प्लीज, बेरेक्ट लैंग्वेज देखो। हु नीदर हिमसेल्फ नॉर ऑफ हिज रिलेटिव इज और हैज बीन एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर इन द करंट ईयर द लास्ट 3 ईयर of a CA firm, CS firm, CMA firm or company holdings a subsidiary associate company. That is a language. चार्ट समझ में आ रहा है आपको? पेपर में क्या चार्ट बना के आओगे? इट्स अ बेरेक्ट लैंग्वेज। पेपर यार ये चार्ट कैसे समझ में आएगा उसको एग्जामिनर को? आपको ये लिखना है। समझ में आया पॉइंट? अच्छा, उसके बाद ये क्या हो गया? E2A क्या हो गया ये? अब किस पे आओ? E2B पे आ जाओ। E2B क्या है? सेम, सब कुछ सेम है, बस एक फ़र्क है। लिखो क्या फ़र्क है। तो ये CACS CMA फर्म है ना, इसकी जगह पता क्या लिख दो? CACS CMA फर्म के बदले पता क्या लिख दो? CACS CMA फर्म के बदले पता क्या लिख दो? लिखो प्लीज। लीगल फर्म और कंसल्टिंग फर्म। लीगल फर्म होती है एडवोकेट, कंसल्टिंग फर्म होती है जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। ए और बी, E2A E2B बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, बस मैंने फर्म का नाम हटा दिया। जल्दी से चार्ट बना के दिखाओ, जो चार्ट मैंने यहाँ बनाया है वैसा चार्ट यहाँ पे बना के दिखाओ जल्दी से। मेक इट फास्ट। बना सकते हो यार? ये तो आसान है यार। मुझे बताओ कैसे बनेगा। मैं अनूप जैन या मेरा रिलेटिव इस कंपनी एक्स लिमिटेड और इन 4 कंपनी में, होल्डिंग कंपनी, सबसे कंपनी और एसोसिएट कंपनी में। बोलो अब यहाँ पे कौन सी फर्म की बात हो रही है? लीगल फर्म कौन सी होती है बेटा? एडवर्क। और कंसल्टिंग फर्म कौन सी होती है? जो आपको मैनेजमेंट में हेल्प करती है डिसीजन लेने में। जो आपको किस में हेल्प करती है? मैंने देखो क्या होता है, कंसल्टिंग फर्म बताता हूँ। पता है बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स में डिसीजन लेना आसान नहीं होता। सच बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या नहीं होता? डिसीजन लेना आसान नहीं होता। बड़ी बड़ी फर्म्स में डिसीजन अगर सही टाइम पे ले लिया जाए तो कंपनी करोड़ों में खेलती है, और वही डिसीजन टाइम पे ना लिया जाए तो कंपनी लॉस में चली जाती है। रिलायंस जैसी, टाटा जैसी कंपनी में एक एक डिसीजन की बहुत कीमत होती है। तो बहुत सारी कंपनी बाहर से आउटसोर्स करती है कंसल्टिंग कंपनी। बताओ हमें क्या करना चाहिए? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एकेडमी 99, हमने एक डिसीजन बहुत लेट लिया। वी आर टीचिंग फ्रॉम द लास्ट 16 ईयर, बट पता है आपको, वी आर टीचिंग फ्रॉम द लास्ट 16 ईयर व्हाट? CS प्रोफेशनल ओनली। वी हैव द डैम एक्सपर्टीज एंड डोमिनेशन इन द CS प्रोफेशनल। बट हमने, आप ये मान के चलो 5-6 साल के बाद हमने डिसीजन लिया कि वी शुड स्टार्ट एग्जीक्यूटिव एज वेल। तो वी हैव टेकन दैट डिसीजन आफ्टर सो मेनी ईयर्स, जो कि एक गलत डिसीजन था। वी शुड टेक दैट डिसीजन अर्लियर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बात समझ में आ रही है आपको? तो दैट इज अ पॉइंट एक्चुअली। तो दैट इज समथिंग सिंपल। ठीक है, आगे बढ़े। चलो सर। अभी ख़त्म कहाँ हुआ है? तुम तो ऐसे परेशान हो जाते हो। मैंने ख़त्म कर दिया E2B। नाउ अब आप मुझे बताओ जल्दी से, यहाँ पे लीगल फर्म और कंसल्टिंग फर्म वाली बात समझ आई आपको? अब बताओ लॉ मेकर क्या कह रहा है? हे अनूप जैन, अगर आप या आपका रिलेटिव इस लीगल और कंसल्टिंग फर्म में क्या है? बोलो। एम्प्लॉय, पार्टनर, या क्या बेटा? जल्दी जल्दी बोलो। प्रोपराइटर। कब हो? या तो करंट फाइनेंशियल ईयर में, या फिर वेरी गुड लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में। तो अनूप जैन इस कंपनी में क्या नहीं बन सकता? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मुझे बताओ दोनों बिल्कुल E2A और E2B बिल्कुल सेम है या नहीं है? परफेक्टली सेम है, जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। परफेक्टली सेम है, जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। इज दैट ओके विद यू? बस यहाँ पे कौन सी फर्म की बात हो रही है और यहाँ पे कौन सी फर्म की बात हो रही है? लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है, ये लीगल फर्म ऐसी होनी चाहिए। एक कंडीशन डाली हुई है लॉ मेकर ने, वो सुन लो जरा। लीगल फर्म ऐसी होनी चाहिए
जिसका 10% और मोर ग्रॉस टर्नओवर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर इन्हीं कंपनी से आता हो। मतलब ये कोई छोटी मोटी फर्म नहीं होनी चाहिए। कैसी फर्म होनी चाहिए? ये ऐसी फर्म होनी चाहिए जो अगर 100 रुपये कमाती हैं, जो 100 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करती हैं। कितने का? तो 100 रुपये के में से 10 रुपये का रेवेन्यू किसकी वजह से आता है? इनमें से किसी कंपनी से आता है, या इंडिविजुअली आता है या एग्रीगेट आता है। तो ये वाली लीगल फर्म ऐसी लीगल फर्म है। अच्छा, क्या CA, CS, CMA फर्म के अंदर वो 10% वाली कंडीशन है? नहीं है। मुझे बताओ E2A और E2B में सब सेम है, बस फ़र्क क्या है? E2A में अगर आप CA/CS फर्म हो तो 10% वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आप क्या हो, लीगल फर्म या कंसल्टिंग फर्म है, तो फिर 10% वाली कंडीशन आपको सेटिस्फाइड कर। ये कौन सी लीगल फर्म है? एडवोकेट फर्म या फिर कंसल्टिंग फर्म है। लेकिन कंडीशन क्या है इसके लिए? 10% या उससे ज़्यादा ग्रॉस टर्नओवर किससे आना चाहिए? इन चारों में से किसी एक कंपनी से आना चाहिए। आर गेटिंग दिस पॉइंट? या एक से आना चाहिए या फिर एग्रीगेटली किसी से भी आना चाहिए। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब मैं आप मुझसे पूछो, सर 10% वाली कंडीशन इसके साथ क्यों है और CA फर्म और ऑडिट फर्म के साथ क्यों नहीं है? क्या ये क्वेश्चन पूछना बनता है नहीं बनता है? बोलो, बताऊं या नहीं? लिखो, इसका लॉजिक है। लॉजिक सुनना जरा। बायसनेस कब होती है? जब आप रेगुलर किसी के साथ काम करते हैं या इरेगुलर किसी के साथ काम करते हैं। अगर आप किसी के साथ रेगुलर, अच्छा एक बात बताओ, आपने अपने घर में एक कुत्ता पाला, 2 साल से कुत्ता घर में है, क्या बायसनेस आएगी नहीं आएगी कुत्ते के लिए? सॉरी, पपी के लिए, सॉरी पेट के लिए, सॉरी पेट के लिए, कुत्ता कुत्ता कह दिया, पेट के लिए। तो क्या पेट के लिए आप मुझे बताओ, वो जो पेट आपने पाला है, क्या बायसनेस, तो क्या तुम्हें प्यारा लगना लगेगा? क्या तुम उसे अपने हाथों से खाना वाना खिलाओगे? मतलब वो प्यारा लग, बायसनेस होगा, उसे दर्द होगा तो तुम्हें लाइक दिस। लेकिन आप अपने किसी रिश्तेदार के चले गए और वहाँ पे तुम्हें एक पेट मिला और तुम अगले दिन आ गए, क्या उसके लिए बायसनेस होगी तुम्हें? उसके लिए बायसनेस नहीं होगी। गलत तो नहीं कह रहा? बोलो। जो CS CMA फर्म है वो ऑडिट करते हैं पूरे साल के लिए, तो इनका काम रेगुलर इन नेचर है। लिखो, ऑडिट पूरे साल होती है, इसलिए इनका काम रेगुलर इन नेचर है। लेकिन जो ये एडवोकेट और कंसल्टिंग फर्म होती है, क्या ये पूरे साल होती है? ये रेगुलर इन नेचर नहीं है। एडवोकेट का काम रेगुलर इन नेचर नहीं होता। लेकिन हे एडवोकेट फर्म, अगर तूने 100 रुपये में से 10 रुपये का टर्नओवर इन कंपनी से कमाया है, यानी तेरे को रेगुलर बेसिस पे क्या मिलता आ रहा है? काम मिलता आ रहा है। तो ये 10% की कंडीशन लीगल फर्म के लिए पता क्यों रखी है? सो दैट यू कैन मेक अ रेगुलर नेचर विद दीज कंपनीज। दैट इज अ लॉजिक बिहाइंड द 10%। लॉजिक समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? सो दैट आपका उसके साथ क्या बन सके? रेगुलर नेचर बन सके। और बायसनेस कब आती है? जब आप उसके साथ रेगुलर तरीके से काम कर रहे हो। इसलिए यहाँ पे 10% वाली कंडीशन है। समझ में आया? मैं आपको एक और जबरदस्त एग्जांपल देता हूँ। सी लिसन केयरफुली। ये कंपनी है, कंपनी ने एक लीगल फर्म को अपॉइंट किया। किसको अपॉइंट किया? और ये लीगल फर्म का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ है। कितना है? 10 करोड़। और इस कंपनी ने ना इस लीगल फर्म को 1 साल में 250 रुपये का काम दिया है। कितने रुपए का? 250 रुपये का काम दिया है। कितने रुपए का? और इसका खुद का टर्नओवर कितना है? 10 करोड़। और इस कंपनी ने इसे कितना काम दिया? 250 रुपये का। और मैं अनूप जैन इस लीगल फर्म का एम्प्लॉई हूँ या पार्टनर हूँ। पता है कंपनी लीगल फर्म को क्या कह रही है? अनूप जैन को बोलो वो तेरा पार्टनर है, जैसे हम बोले वैसे काम कर, नहीं तो अगले साल 250 रुपये का काम नहीं देंगे। मैं तो डर जाऊंगा, बायसनेस आ जाएगी। ये सुन के मुझे ज़्यादा गुस्सा आएगा। मैं क्या बोलूँगा? अब बनाता हूँ तेरा, अभी बताता हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है। बायसनेस आएगी? नहीं आएगी। अब आ जाओ रिवर्स। लीगल फर्म कितने का काम है? 10 करोड़। और 1 करोड़ किससे कमाती है? एक्स लिमिटेड से। अब अगर ये बोले, बोलो क्या? अब अगर ये बोले, बोलो क्या बोले? 1 करोड़ का काम नहीं मिलेगा अगले साल, क्या बायसनेस आएगी नहीं आएगी? आएगी। इसलिए 10% जरूरी है। लॉजिक समझो। लेकिन यहां पे 10% क्यों नहीं है?
क्योंकि यहाँ पे तो काम रेगुलर ऑलरेडी है, पूरे साल ऑडिट होती है, बायसनेस तो वैसे आ जाएगी। दैट इज अ लॉजिक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ये बहुत ही मतलब अब नेक्स्ट लेवल एनालिसिस चल रही है, नेक्स्ट लेवल हम रीजनिंग और लॉजिकल के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आप इन बातों को समझ पा रहे हो तो आई कैन एश्योर यू आपको आगे और भी बहुत ही टेक्निकलिटीज़ दिखाएंगे। और नहीं अगर समझ पा रहे हो तो मैं वो टेक्निकल एनालिसिस कम कर दूंगा, क्योंकि आपके हिसाब से तो चलना पड़ेगा ना। गलत कह रहा हूँ भाई? समझ में आ रहा है तेरे को? एनालिसिस और कराऊँ या कम कर दूँ और बढ़ा दूँ? देख ले। तो देव कह रहा है ठीक है सर। कितने पॉइंट हो गए? E1 E2 E1 E2। अब क्या पढ़ेंगे? E3। फटाफट भाई आज ख़त्म करना है ये किसी भी कीमत पे। 4 क्लास हो गई, इतनी क्लास लगनी नहीं चाहिए। E3 ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, इसकी इंटरप्रिटेशन ये तुम अपने आप देखते रहना। हु नीदर हिमसेल्फ नॉर ऑफ हिज रिलेटिव्स। E3 सुनो। होल्ड टुगेदर with his relatives equal to more than 2% of total voting power of the company। और यहाँ पे सिर्फ कंपनी की बात हो रही है, वो 4 कंपनी की बात नहीं हो रही है। कोई बता सकता है इस लाइन का मतलब क्या है? जिसका खुद का या अपने रिलेटिव के साथ मिलके होल्ड टुगेदर, क्या लिखा हुआ है मतलब? और यहाँ पे हे अनूप जैन तेरा या तेरे रिलेटिव का अकेले या दोनों का मिलाकर सिर्फ इस कंपनी में इक्वल टू मोर देन 2% टोटल वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए। और अगर है तो अनूप जैन एक्स लिमिटेड में क्या नहीं बन सकता? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। समझ में आया आपको? एक पॉइंट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, दोबारा पढ़ना। क्या लिखा है? हु नीदर हिमसेल्फ नॉर ऑफ हिज रिलेटिव्स होल्ड टुगेदर विद हिज रिलेटिव्स। तो मेरा सवाल ये है, रिलेटिव शब्द 2 बार यूज हो रहा है। नीदर हिमसेल्फ नॉर ऑफ हिज रिलेटिव होल्ड टुगेदर विद रिलेटिव्स, मतलब मेरा सवाल ये है, ये रिलेटिव शब्द वैसे ये बहुत है जो बता दिया, ये जो रिलेटिव शब्द है ये हिमसेल्फ के साथ यूज हो रहा है या ये रिलेटिव्स के साथ भी यूज हो रहा है या ये दोनों के साथ यूज हो रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? मतलब रिलेटिव शब्द किसके साथ यूज हो रहा है? व्हाट इज योर ओपिनियन? मतलब ये किसके साथ यूज करूं? मतलब हु नीदर हिमसेल्फ नॉर ऑफ हिज रिलेटिव होल्ड टुगेदर विद हिज रिलेटिव, मतलब ना तो आप ना आपके रिलेटिव, टुगेदर विद हिज रिलेटिव यानी अनूप जैन अपने रिलेटिव के साथ और रिलेटिव्स अपने रिलेटिव्स के साथ इन एग्रीगेट। मतलब रिलेटिव किसके साथ कंबाइन करूं? हिमसेल्फ के साथ या रिलेटिव्स के साथ? मतलब 2 इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन नंबर 1, अनूप जैन अपने रिलेटिव के साथ 2% होल्ड ना करे। दूसरी इंटरप्रिटेशन, अनूप जैन अपने रिलेटिव के साथ, ध्यान से सुनना जरा, मतलब अब लैंग्वेज ऐसी है, मैं क्या करूं बताओ? अनूप जैन अपने रिलेटिव के साथ और ये रिलेटिव अपने रिलेटिव के साथ। तो 2 इंटरप्रिटेशन आ रही है मेरे पास यहाँ पे। अगर इस एक्स लिमिटेड में इक्वल टू 2% टोटल वोटिंग पावर होल्ड करते हैं तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो आपके अकॉर्डिंग पहली वाली इंटरप्रिटेशन सही है या दूसरी वाली? विच वन इज बेटर? तो फर्स्ट वन समझ में आ रहा है? मतलब ये वाला रिलेटिव शब्द में किसके साथ रिलेट करूं? विद हिमसेल्फ और विद द रिलेटिव एज वेल। हु नीदर हिमसेल्फ नॉर ऑफ हिज रिलेटिव होल्ड टुगेदर विद हिज रिलेटिव। अच्छा, होल्ड टुगेदर विद हिज रिलेटिव तो ऐसा लग रहा है पढ़ने में दोनों के साथ है, क्योंकि ऊपर अच्छा ई पॉइंट एक के साथ था या दोनों के साथ था? ई पॉइंट किसके साथ था? जो ई पॉइंट हमने स्टार्ट किया था, ई पॉइंट किसके साथ था?
ये देख, तूने बोला ना एनालिसिस कराओ, इसलिए करा रहा हूँ, नहीं तो ये कराता नहीं मैं, तेरे लिए है बेटा ये, नहीं तो ये पॉइंट मैं बताता ही नहीं तुम्हें। हाँ जी, ये बताओ ई पॉइंट था किसके लिए? हिमसेल्फ के लिए भी और रिलेटिव्स के लिए भी। तो अब आप मैं पूछ रहा हूँ, जो ये वाली लाइन है, दिस वन, होल्ड टुगेदर विद हिज रिलेटिव, ये किसके लिए है? हिमसेल्फ या रिलेटिव्स? दोनों के लिए है। तो हुई हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव होल्ड टुगेदर विद हिज रिलेटिव। तो रिलेटिव इज यूज फॉर whom? For the himself or for the relatives or only for the himself, not for the relatives or for the both? What is your opinion? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? ये तो मैं किसके लिए यूज करूं, दोनों के साथ या सिंगल के साथ? अगर आप यहां पे इसको मानते हो, इसको, तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। क्या बोलेंगे इसे? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। और अगर आप इसको ये यूज करते हो तो इसको बोलते हैं लिबरल इंटरप्रिटेशन। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी इंटरप्रिटेशन सही लग रही है, स्ट्रिक्ट और लिबरल? क्वेश्चन समझ आया आपको? तो मैं आपको अपनी ओपिनियन बता देता हूं। मैंने बोला था ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपका खुद का जजमेंट है। मेरे अकॉर्डिंग यहां पे लिबरल इंटरप्रिटेशन लेना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से दैट इज माय ओपिनियन, स्ट्रिक्ट वुड बी बेटर वन। इसके ऊपर सेबी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई एमसी की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। कोई क्लैरिफिकेशन होती तो आपको बताते, दैट इज एमसी नहीं बोला। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे अनूप जैन और रिलेटिव के इन दो के बारे में बात हो रही है। मतलब इतना सारा आप एक्सपेंड कर रहे हो, रिलेटिव की भी पता नहीं कौन कौन रिलेटिव कवर हो जाएंगे, तो इतनी सारी, और इन एग्रीगेट 2%, इट वुड बी ह्यूज एक्चुअली। तो बहुत सारे लोग कवर हो जाएंगे, यहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाएगा, ये मुझे लगता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन वुड बी बेटर, ना कि लिबरल। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। आप अगर उसे लिबरल रखना चाहते हो आप लिबरल रख लो, ये आपकी मर्जी है। बट इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन, कोई केस लॉ नहीं है कि मैं आपको बताता है कि वट इज़ द केस लॉ ऑन दैट। बट मुझे ऐसा लगता है दैट इज इट शुड बी फॉर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इट शैल बी, इट शुड बी फॉर द, वी शुड गो विद द स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। ये बहुत ज़्यादा वाइडर इंटरप्रिटेशन यहाँ पे लेना मुझे थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है, ये मेरी ओपिनियन है। और मैं जब कोई भी लॉ आता है तो लॉ के ऊपर हम कभी भी ये नहीं बोलते कि आप मेरी ओपिनियन मान लो। हम स्पेशली आपको बता दिया प्रोविज़न क्या है, लेकिन ये स्ट्रिक्ट ऑप्ट करना ये मेरी ओपिनियन है। मे बी आपकी ओपिनियन डिफर हो सकती है, बट इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है तो हम इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ऐसे ही जब हम CRVI पढ़ते तो एक सेक्शन आएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको सेक्शन 68। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा देयर इज अ ड्राफ्टिंग एरर। 68 के अंदर CRVI में पढ़ाएंगे आपको, और वहाँ पे भी जब इंटरप्रेट करेंगे तो मैं अपनी ओपिनियन रखूंगा आपके सामने, मैं आपको रीजनिंग दूंगा उस बात की, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि ये मेरी ओपिनियन है कि ये गलत है। ऐसे ही CRVI के अंदर एक सेक्शन पढ़ेंगे 239, वहाँ पे भी ड्राफ्टिंग एरर है, वहाँ पे भी मैं अपनी ओपिनियन रखूँगा कि क्यों ड्राफ्टिंग एरर है। तो ऐसे तो बड़ी सारी चीज़ें आएंगी बीच में, हम करेंगे डिस्कशन एक एक करके। बट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम सेइंग ऑन दैट पॉइंट E3। आई होप इट इज़ ओके विद यू। E4 लिखिएगा, E4 सी। इसी के ऊपर है ना, इसी के ऊपर एक बड़ी शानदार चीज़ याद आ रही है, मैं बता नहीं रहा हूँ आपको। यहीं पे है ना दैट एक इनकम टैक्स के अंदर एक प्रोविज़न है इनकम टैक्स में। तो यहाँ पे एक इनकम टैक्स का भी प्रोविज़न बड़ा सॉलिडली मतलब इंटरप्रिटेशन के ऊपर लग सकता है। तो वो है 44 AD, सुना है ना आपने, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, सुना आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। और उसमें क्लैरिटी नहीं है सेक्शन में, 44 AD में दिस नो क्लैरिटी। समझ रहे आप? मैं भी बताऊंगा नहीं आपको, किसी दिन, मुझे आज ये ख़त्म करना है, ठीक है, किसी दिन बताऊंगा आपको। और 44 AD के अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो वी आर यूजिंग द सेक्शन एज वी थिंक फिट, and I am using the section as I think fit from the last 5 years, and I am filing the return as per my analysis because there is no clarification. But in the new income tax bill और the new income tax जो आएगा डायरेक्ट टैक्स कोड, उसमें उसके ऊपर साफ साफ क्लैरिटी दे दी है, न्यू में दी है। और पता क्या बोला है कि ये जो तुम कर रहे हो ना गलत है, हमें भी पता था गलत है बट चलो किसी दिन है ना बताऊंगा डिटेल में एक्चुअली कि क्या गलत था, मैंने क्या किया और अब सही क्या है। तो सम टाइम व्हेन यू डोंट हैव द क्लैरिटी तो यू कैन डू एनीथिंग। एनीवेज आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, एक बच्चा पूछ रहा है हिमांशु। नो फराज नो। और ध्रुव कह रहा है, ध्रुव क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये ध्रुव, सर बताओ ना प्लीज़, मेरे को तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा तेरा। और इसमें बेटा क्योंकि एक बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ पे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी क्यों नहीं है, सिर्फ ये क्यों है, ये एक बच्चे ने पूछा है। लिखो इसका आंसर। हिमांशु ध्यान से सुन लो बेटा, ये जब आप लो पढ़ते हो तो कुछ जगह चीज़ें इंक्लूड होती है, कुछ जगह चीज़ें एक्सक्लूड होती है। कई चीज़ें एक्सक्लूड करने का लॉजिक ये होता है, लॉ मेकर उसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बनाना चाहता। क्या नहीं बनाना चाहता? लॉ मेकर वहाँ पे उसे रिलैक्स रखना चाहता है। अगर सारी चीज़ें स्टिक कर दी जाएंगी तो कोई हिंदुस्तान में लॉ फॉलो ही नहीं करेगा। इसलिए कहीं पे चीज़ें स्टिक की जाती है, कहीं पे रिलैक्स की जाती है, कहीं पे कुछ इंक्लूड होता है, कहीं पे कुछ एक्सक्लूड होता है। यहाँ पे एक्सक्लूड करने का लॉजिक समझ में आया? लॉ मेकर यहाँ पे प्रोविज़न क्या बनाना चाहता है? रिलैक्स। मैं आप सबसे पूछता हूँ दोस्तों, अगर सरकार का प्रोविज़न आ जाए कि जो भी बंदा, कोई भी बंदा, एनी पर्सन जो भी पैसे कमाएगा उसका 90% टैक्स डायरेक्ट देना पड़ेगा, व्हाट विल यू डू? अगर सरकार बोल दे कि अगर आप जितने भी पैसे कमाओगे, एनी पर्सन, इंडिविजुअल, गरीब, अमीर, उसे जितना भी कमाएगा 90% टैक्स देना पड़ेगा, प्योर 90%, व्हाट विल यू डू? क्या करोगे बोलो? तुम पता क्या करोगे? सारी दुनिया क्या करेगी मैं बताता हूँ। वो खुला बोलेगी पैसे कमा रहे जा नहीं दे रहे टैक्स, बिगाड़ हमारा क्या बिगाड़ेगा? पब्लिक ऑफेंड हो जाएगी, करके देख लो, ये जला के राख कर देगी पब्लिक पूरी गवर्नमेंट को, आप करके देख लो। ये जब चीज़ें ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है तो कोई कंप्लाई नहीं करता, इसलिए कहीं पे चीज़ें स्ट्रिक्ट करते हैं, कहीं पे चीज़ें रिलैक्स की जाती है। दैट इज़ अ लॉजिक व्हेन द लॉ मेकर मेक्स द लॉ, दैट इज़ अ लॉजिक। कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड है, आप सबको समझनी चाहिए, देयर आर सम स्टैंडर्ड थिंग्स। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर कभी बुक से पढ़ा दो। बेटा बुक जो है ना, अभी तो BLED चल रहा है, तो एक बारी BLED खत्म होगा फिर मॉड्यूल और बुक पे ही आना है। लेकिन देखो जब BLED आता है, मेरी बुक में भी क्या लिखा होगा BLED, और अभी तो वेबसाइट से BLED से पढ़ रहे हैं, तो BLED और पढ़ क्या रहे, लिखवा भी दिया तुम्हें, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, बट डोंट वरी, जल्दी हम आएंगे उसके ऊपर भी। चलो आगे बढ़ते, E4 द लास्ट पॉइंट। हो नीदर, आप देख रहे हो BLED पढ़ते हुए, BLED पढ़ने में एक एक लाइन में कितनी जान निकल जाती है। BLED को पढ़ना और पढ़ाना ये दोनों आसान चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे लिए आसान है, इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर यू एंड इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर। इसलिए इंडिया के अंदर आप किसी को XYZ को देख लो, नोबडी टीच यू फ्रॉम द BLED, क्योंकि जब आप BLED से पढ़ोगे ना तो बच्चा एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन पूछेगा, और भाई साहब एक एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आप देखो ना, कितने सारे क्वेश्चन आप बच्चे ने यहाँ पे पूछा, यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडी क्यों कवर नहीं है। एंड इफ़ यू खुद टीचर को अगर क्लैरिटी नहीं है उसके ऊपर तो वो आपको जज बताएगा क्या। इसलिए लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड नोट्स बना के पढ़ा देते हैं जितना उनको आता है, हो गया कोर्स खत्म। दैट इज़ अ रियलिटी, यू कैन चेक फ्रॉम एनीवेयर, आई एम टेलिंग यू, नोबडी विल टीच यू फ्रॉम द BLED, who neither himself nor his relatives। फटाफट लास्ट पॉइंट है और फिर F है, F में तो कुछ है ही नहीं। CEO और डायरेक्टर, फटाफट लिखो, CEO और डायरेक्टर ऑफ एनी NPO that receive 25% यस, बट लॉ मेकर ने एग्जाम किया हुआ है हिमांशु। हो नीदर हिमसेल्फ नॉर ऑफ हिज रिलेटिव CEO और डायरेक्टर दैट रिसीव, दैट CEO डायरेक्टर ऑफ एनी NPO। अच्छा, ये दैट शब्द किसके लिए यूज हो रहा है? NPO के लिए। दैट रिसीव 25% of its receipts
ऑफिस receipts from company and any of its promoter or director or its होल्डिंग कंपनी, सबसे कंपनी, एसोसिएट कंपनी। ओ भाई साहब, और दैट, हैप्पी बताइए दैट शब्द किसके लिए यूज हो रहा है? एनपीओ के लिए। कॉन्फिडेंस नहीं है तेरे को बोलने में। होल्ड 2% 2% ऑफ इक्वल टू मोर देन 2% ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है खेल ही दा कंपनी आ कंपनी का चल रहा है। कहीं पे आ कंपनी, कहीं पे दा कंपनी, एनीबडी। चैलेंज है, देखो सर आखिरी पॉइंट है ये। और सुन लो जरा, ये E4 बताने से पहले E के बाद आएगा F। लिखना मत कोई भी, या कहीं नीचे लिख लेना। F में लिखा है एनी अदर कंडीशन एज प्रिस्क्राइब्ड। क्या लिखा हुआ है? एनी अदर कंडीशन एज प्रिस्क्राइब्ड। ये पॉइंट F है, और वो प्रिस्क्राइब वाली बात मैं बता चुका हूँ रूल 5 में। तो ये एनी अदर कंडीशन एज प्रिस्क्राइब, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। याद है वो एनी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, लॉ, फाइनेंस, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज फटाफट लिख लो इसको। लिखना है तो लिख लो। मैं E4 बताना चाहता हूँ आपको। E4 क्या ये राम, रब करूं इसे? E4 पे आ जाओ। चलो कौन बताएगा E4? दीप्ति पता नहीं क्या कह रही है। सर तो जो CS बन गए हैं फर्म या कंपनी में काम कर रहे हैं, वो तो न्यू लॉज बेयर एक्ट से ही करते ही होंगे। पता नहीं करते या नहीं करते। इफ यू बिकम CS, अगर आप लोग CS बन जाते हो और आपको बेयर एक्ट पढ़ना ही नहीं आता, तो क्या जो नया लॉ आएगा क्या आप उसे बेयर एक्ट से पढ़ पाओगे? नो। सारी जिंदगी ऐसी प्लेन गुजरेगी, नहीं सीख पाओगे। चलो इसमें ना दो कॉन्सेप्ट है, इसमें दो सिचुएशन बनेंगी। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। देखो, मैं अनूप जैन या मेरा रिलेटिव, और सुन लो जरा सिचुएशन बता रहा हूँ। ये लाइन और ये लाइन अलग सिचुएशन है, और के बाद ये अलग सिचुएशन है, ठीक है। और देखो जरा यहाँ पे कौन कौन है? एक्स लिमिटेड, होल्डिंग, सब्सी, एसोसिएट। कौन बताएगा इसमें प्रमोटर डायरेक्टर सिर्फ किसके हैं? हाँ, दी कंपनी के। तो यहाँ पे प्रमोटर डायरेक्टर सिर्फ किसके कवर्ड है? दी कंपनी के। तो प्रमोटर डायरेक्टर सिर्फ किसके हैं? दी कंपनी के। लिखा है ना, ऑफिस प्रमोटर डायरेक्टर ऑल देयर। अच्छा, अगर ये सबके प्रमोटर डायरेक्टर कब होते हैं? जब लिखा होता है डियर प्रमोटर डायरेक्टर। लिखा है डियर, ऊपर लैंग्वेज में था ना डियर। तो यहाँ पे प्रमोटर डायरेक्टर किसके हैं? दी कंपनी के। होल्डिंग सब्सी के नहीं है। तो दैट इज अ पॉइंट, ठीक है। अब सुनो जरा, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे प्रमोटर डायरेक्टर होल्डिंग सब्सी एसोसिएट के क्यों नहीं लिए? ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता था लॉ मेकर। देखो आ रहा है लॉजिक समझ में? एक चीज़ समझ में आती है तो दूसरी अपने आप आ जाती है। अब सुनो जरा, अब यहाँ पर ये सिचुएशन है और लॉ मेकर कहता है यहाँ पे एक एनपीओ है। क्या है? एक एनपीओ। अच्छा, एनपीओ है ना, एनपीओ की इनकम नहीं होती, एनपीओ की रसीट्स होती है, चंदा मिलता है। तो लॉ मेकर कहता है अगर इसको 100 रुपये का चंदा मिलता है और 100 में से आउट ऑफ 100 इक्वल टू मोर देन 25 रुपये का रसीट किससे होता है? इनमें से किसी भी एक से या एग्रीगेटली हो सकता है। तो पहले बताओ ये एनपीओ किस पे निर्भर है? इन सब पे, क्योंकि आपका 25% चंदा तो यहीं से आ रहा है। और अनूप जैन या इसका रिलेटिव इस एनपीओ में क्या है? या तो सीईओ है, डायरेक्टर है। तो मुझे बताओ सबसे पहली बात तो
अगर ये कंडीशन है तो ये एनपीओ इन्फ्लुएंस होगी, एनपीओ इन्फ्लुएंस होगी तो अनूप जैन भी इन्फ्लुएंस होगा। तो ये बंदा इस कंपनी में नहीं बन सकता क्या, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पढ़ के देख लो, ये लिखा हुआ। देखो कोई बता सकता है और के बाद क्या लिखा है, और के बाद, और के बाद। अब देखो मैं अनूप जैन और इसका रिलेटिव, और यहां पे सिर्फ कंपनी कौन सी है, दा कंपनी, यहां पे और कोई कंपनी नहीं है, और ये एक एनपीओ है, और मैं इस एनपीओ का क्या हूं, सीईओ या डायरेक्टर। और लॉमेकर क्या कह रहा है कि हे अनूप जैन, ये एनपीओ का 25% चंदा इससे आता है या नहीं आता, डजेंट मैटर, लेकिन ये एनपीओ अगर इसके अंदर क्या होल्ड कर रही है, 2% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, और इस एनपीओ का तू क्या है या तेरा रिलेटिव क्या है, सीईओ, और तो तू इस कंपनी में नहीं बन सकता क्या, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लैंग्वेज पूरी पढ़ के देखो, E4 समझ में आ जाएगा क्या लिखवाया। हर जगह प्रथम बेटा हर जगह इन एग्रीगेट ही है, दैट इज 25% एग्रीगेट ही लेना है। हो समझ में आया। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई पिछली 4 क्लासेस, तो समझ लो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया। यू कांट इवन इमेजिन। कोई डाउट इसमें? मैंने कितनी कंडीशन बता दी, इंडिपेंडेंट है ABCDEF, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा ये डेफिनेशन घर पे जाके बेयर एक्ट से, किससे, 10-10 बार पढ़ना। तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बता रहा हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारी इंटरप्रिटेशन इस सेक्शन से क्या गजब की हो जाएगी, सिर्फ एक सेक्शन से। अच्छा अब एक बात बताओ, आ कंपनी दा कंपनी समझ में आया? अब जब तुम कंपनीज एक्ट का कोई भी सेक्शन या इनकम टैक्स GST कभी भी पढ़ोगे और कभी आ गया दा कंपनी, तो नज़र रहेगी दा पे, लिखा होगा आ कंपनी, नज़र रहेगी आ पे, तो यू हैव टू फोकस आ कंपनी और दा। इंटरप्रिटेशन आ रही है कैसे कर की जाती है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। समझ में आया पॉइंट? आई होप इट इज़ ऑल गुड। चलो अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर कंपनीज एक्ट की तो डेफिनेशन खत्म हो गई, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ है? आ जाओ जल्दी से भाई, फटाफट निकालो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिखो एज पर 149 सबसेक्शन 6, यहाँ पे लिखो बेटा रेगुलेशन 16 ऑफ LODR 2015। अमेजिंग। मैं बताऊंगा इसको एक एक करके, आराम आराम से ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। देखो मुझे वेबसाइट खोलने तो सेबी की, और सेबी की वेबसाइट से अब मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये जो कॉमन होगा जो मैंने बताया था आप लोगों को, ये फटाफट बना लो प्लीज़। कहाँ गया मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक सेकेंड यार, LODR या देखो भाई, लिखो डेफिनेशन दे रखी है, रेगुलेशन 16(1)B में दे रखी है, ठीक है, 16(1)B में दे रखी है। लिखो पहला पॉइंट बताओ इसका क्या था, अब पढ़ के बताओ, मेरे को याद नहीं है। पहला पॉइंट क्या था, याद है? ओपिनियन ऑफ बोर्ड, बोलो ना यार। इंटीग्रिटी वाला पॉइंट था, जो इंटीग्रिटी वाला पॉइंट नहीं लिखवाया, और एक्सपीरियंस फलाना ढिमकाना, लिखो बेटा सेम है। LODR में भी ये पॉइंट बिल्कुल सेम दिया हुआ है। दूसरा बता दो क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था? अच्छा ऐसे लिखो यार, A फिर B था ना? अच्छा B में 2 पॉइंट थे या 3 पॉइंट? 2 पॉइंट थे ना, 2 थे। पहला क्या था B में? इज और वॉज, बट प्रमोटर वाला पॉइंट याद है? लिखो सेम है। लेकिन बी में एक और पॉइंट था, क्या? इज नॉट रिलेटेड, याद है ना ये? और यहाँ पे वॉज नहीं था, इज था। लिखो बेटा ये भी सेम है। तो LODR में सब कुछ सेम चलता आ रहा है, ठीक है? आगे चलो।
सी, अच्छा सी में कितने पॉइंट थे? सी में तो एक ही था ना। अच्छा सी में एक पॉइंट कौन सा वाला था ये बता दो? पेक्यूनरी रिलेशनशिप। इस पे तो बड़ा ही टाइम लगाया था। अच्छा ये पेक्यूनरी रिलेशनशिप कब देखना था, मैं भूल गया, थोड़ा बताना ज़रा। पेक्यूनरी रिलेशनशिप एक बार पढ़ के बताओ कब देखना था? करंट फाइनेंशियल ईयर में और लास्ट 3 ईयर्स में, 2 ईयर्स में, याद है? बोलो। तो अच्छा इसको है ना ऐसे कर लो, इसको भी एक काम कर लेते हैं, इसको ए, ताकि आप मैच कर पाओ बी, बी से बी मैच हो रहा है, सी से सी, ठीक है? ये मैचिंग के लिए बता रहा हूँ बस। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, ये वाला पॉइंट सेम है बट लेकिन एक डिफरेंस है, पता है क्या डिफरेंस है? करंट फाइनेंशियल ईयर, और पता है यहाँ पे क्या लिखा है? लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। LODR में ये चेंज है। बताओ क्या सी पॉइंट तक क्लियर? कोई डाउट? अब बताओ उसके बाद क्या आया था? D1, D2 आया था, D3, एक एक क्लास लगाई है एक एक पॉइंट पे, D1, D2, D3, ठीक है सर? कौन सा वाला? सब फाइनेंशियल ईयर है बेटा, ठीक है? और लिखो जरा, बताओ। अच्छा डी पॉइंट किसके लिए था? नन ऑफ हुज रिलेटिव। D1 बताओ क्या था? यू आर नॉट होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, यू आर नॉट होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, याद है? लेकिन होल्ड कर सकते थे कितने की? याद है वो 50 लाख वाली बात? तो नन सिक्योरिटी होल्ड कर सकते थे, लेकिन याद है कौन से ईयर में? करंट ईयर में और लास्ट ईयर में, याद है ना? लिखेगा यहाँ पे D1 सेम है, लिखो D1 सेम है, बस फर्क क्या है पता है? करंट फाइनेंशियल ईयर और लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर सेम, ठीक है? D2 किसके लिए था? बोलो प्लीज। इनडेप्थनेस के लिए था, ठीक है सर? ये इनडेटनेस के लिए था। कोई देगा इनडेटनेस कितनी थी? 50 लाख, और कितने साल की बात हो रही थी? करंट फाइनेंशियल ईयर और लास्ट 2 ईयर। लिखो बेटा D2 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या बोलो? करंट फाइनेंशियल ईयर और लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। अच्छा एक बात बताओ, हर जगह यानी पूरी डेफिनेशन सेम है, बस एक फर्क आ रहा है, क्या? लॉ मेकर ने 2 साल को कितना कर दिया? 3 साल। यानी SEBI इज गेटिंग मोर स्ट्रिक्ट बाय 1 ईयर। क्या SEBI का स्ट्रिक्ट होना बनता भी है? तो क्या SEBI 1 साल और स्ट्रिक्ट हो रहा है? यस। तो नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा तीसरा D3 क्या था? याद है? गारंटी और कब? करंट ईयर और लास्ट 2 ईयर। और इसमें D3 क्या है? मैं देख लेता हूँ, ठीक है बिल्कुल सेम है, बस क्या लिखना है? करंट फाइनेंशियल ईयर और लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है सर? D4 याद है? एनी अदर पेक्यूनियरी रिलेशनशिप, याद है? एनी अदर पेक्यूनियरी रिलेशनशिप। इसमें लिखा है कोई साल वाल वाली बात लिखी हुई है? लिखा हुआ है कुछ? तो लिखेगा बिल्कुल सेम है। इसमें वो 2 साल 3 साल वाली बात तो नहीं लिखवाई थी ना? अब बताओ क्या मैं बोल सकता हूँ अभी तक ABCD सारे पॉइंट हो गए हैं, सब कुछ सेम है, बस वो 2 साल के बदले क्या आ गया? 2 साल के बदले 3 साल आ गया। अब बताओ क्या आएगा? बोलो। E1, और मैं लिख लेता हूँ E1, E2, E3 और E4। लिखिएगा प्लीज। E1 लिखो प्लीज। E1 क्या लिखाया था? बोलो।
कैन बी से ये किसके लिए था याद है? हिमसेल्फ। और किसके लिए था बेटा? और हिज रिलेटिव सॉरी। और क्या था यहाँ पे? आप क्या नहीं होनी चाहिए? KMP और एम्प्लॉय। कब कब नहीं होने चाहिए? करंट ईयर और 3 ईयर लिखवाया है इसमें। तो पता है आपको यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे तो सेम ही हो गया। आगे बोलो, E2 क्या था? जल्दी बोलो। याद है वो CA, CS, CM में लीगल फर्म वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए करंट ईयर में। और क्या यहाँ पे 3 साल कंपनी सेट में भी लिखा है? तो लिखो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है। E3 याद है? बोलो। वो 2% शेयर वाला पॉइंट लिखो बेटा। यहाँ पे E3 बिल्कुल सेम है। E4 किसके लिए था? हाँ, NPO वाला पॉइंट था, याद है? तो ये E4 जो NPO वाला पॉइंट है ये बिल्कुल सेम है। अब और वो मैं पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहा हूँ एज में भी प्रिस्क्राइब, हटाओ उसे। अब आप मुझे बताओ, बिल्कुल सेम, बिल्कुल डेफिनेशन सेम है, अलग है? सेम है। क्या आप मुझे बताओ क्या अलग है? डी के 4 पॉइंट में 2 साल के बदले 3 साल करना है, बाकी सारा कंपनीज एक्ट वाला सेम कॉपी मारा हुआ है। लेकिन दोस्तों ई के बाद यहाँ पे एक F पॉइंट भी है। यहाँ पे LODR में कुछ पॉइंट, 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा डाला हुआ है। अब वो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा सुन लो क्या लिखा हुआ है, लिखेगा नीदर हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव। मतलब बताओ LODR क्या बोलते हैं? ना तो आप और ना ही आपका रिलेटिव। क्या नहीं होना चाहिए? मटेरियल सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर, कस्टमर, लेसर और लेसी ऑफ द कंपनी। आप और अगर आपके रिलेटिव, और यहाँ पे सिर्फ कौन सी कंपनी है? द कंपनी। आप या आपके रिलेटिव, बोलो, आप या आपका रिलेटिव द कंपनी में क्या नहीं होने चाहिए? सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर, कस्टमर, लेसर और लेसी। समझते हो ना लेसर लेसी? लेकिन यहाँ पे सबसे सिग्निफिकेंट वर्ड क्या लिखा है? मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है लार्ज। अगर ये मटेरियल शब्द हटा दो, मटेरियल शब्द हटा दो तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नॉनसेंस बन जाएगा। कस्टमर का मतलब क्या बनेगा? मान लो आइडिया है, आइडिया का मैं सिम खरीद लेता हूँ, आई बिकम द कस्टमर ऑफ आइडिया, आई कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन आइडिया। इज इट मेकिंग सेंस? नॉनसेंस। मैंने रिलायंस का गाड़ी में पेट्रोल भरवा लिया, आई बिकम द कस्टमर ऑफ द रिलायंस एंड आई कैन नॉट बिकम बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो यहाँ पे मटेरियल का मतलब क्या है? लार्ज। मतलब आप कंपनी के, अच्छा ये मटेरियल शब्द सब सप्लायर के साथ यूज होगा या सर्विस प्रोवाइडर, कस्टमर, सबके साथ यूज होगा? सबके साथ। तो अगर आप या आपका रिलेटिव द कंपनी के बहुत बड़े सप्लायर हैं, बहुत बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं, बहुत बड़े कस्टमर हैं, आप उससे बल्क में माल खरीदते हैं, या बहुत बड़ा लेसर या लेसी हैं, तो आप लिस्टेड कंपनी में क्या नहीं बन सकते? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आई होप बिल्कुल सीधी सी बात है। और एक कंडीशन जी और लिख लीजिएगा प्लीज़। पता है क्या ये? मिनिमम एज 21 साल। ये सिर्फ LODR में लिखा हुआ है। पॉइंट H। एक छोटा सा क्वेश्चन फॉर एवरीवन, मैं देखना चाह रहा हूं आप क्या जवाब देंगे। पूछ लूं? बोलो। पॉइंट H आखिरी, ये खत्म हो गया ये। हाँ, नो, देयर इज नो लिमिट। हाँ, तो भी लॉ मेकर ने नहीं लिखा, आर्म लेंथ बेसिस वगैरह कुछ भी नहीं लिखा, लॉ मेकर ने बस इतना लिखकर छोड़ दिया। पॉइंट H आखिरी पॉइंट है। क्या मैंने सारे पॉइंट खुद बताए हैं? एक 2 लाइनें और बची हैं, या आपकी जिम्मेदारी है। LODR में एक आखिरी पॉइंट है। लेट्स सी हु विल इंटरप्रेट दिस। लिखो, हु इज नॉट
नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर who is not non-independent director of another company on the board of director of which any non-independent director of listed entity is an independent director. तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, ओनली देन यू कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मेरा ये आपको चैलेंज है, अगर आप मुझे ये 2 लाइनें इंटरप्रेट करके बता दें क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, ध्रुव कह रहा है क्या मटेरियल कहीं डिफाइन है? नो, इट डिपेंड ऑन केस टू केस। कई चीज़ें डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता। सुनो ध्यान से, मैं ये भी बताता हूँ आपको, कई जगह चीज़ें डिफाइन होती हैं, कई जगह पे डिफाइन नहीं होती। यहाँ पे लॉ मेकर ने डिफाइन ना करके अच्छा किया, दिमाग लगाया करो थोड़ा सा। जैसे एक बच्चे ने पूछा क्या डिफाइन क्यों नहीं किया, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डिफाइन कर देते ना तो गलत हो जाता। आर गेटिंग? क्या अलग अलग कंपनी के लिए मटेरियल अलग अलग हो सकता है? यस। तो सर ये डिसाइड किया जाएगा ऑन केस टू केस बेसिस, इसलिए यहाँ पे डिफाइन करना वॉज अ रॉन्ग एक्चुअली। तो लॉ मेकर यहाँ पे डिफाइन नहीं करेगा, और अच्छा किया उसने डिफाइन नहीं किया। डिफाइन कर देते, चलो बहुत है। ये पढ़ो एच पॉइंट, कोई बता सकता है? यस, एक सेकेंड, जो आप बोलोगे मैं लिख दूंगा क्योंकि ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बताओ सर। और ये रहा मैं, बताओ लॉ मेकर क्या कह रहे हैं? अच्छा, मैं, क्या नाम है आपका? हिमांशु। बेटा मैं ना इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। किस में? मैं एक्स लिमिटेड में क्या बनना चाहता हूँ? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। किस में? बताओ पॉइंट एच क्या कह रहा है अब? नहीं, आप मेरे नाम से करके बताओ ना, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगी। देखो मैं अनूप जैन, एक्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, मैंने जितने भी पॉइंट बताए अनूप जैन को लेकर बताए कि भाई अनूप जैन ऐसा करेगा तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, ऐसे तो समझाया। अब आपको मुझे ये पॉइंट अनूप जैन के नाम से ही समझाना है, तभी तो मैं ना समझूं, मुझे नहीं आता समझ में। मैं जैसे तुम्हें समझाया तुम भी तो वैसे समझाओगे ना यार। मैं अलग तरीके से, तुम अलग तरीके, ऐसे थोड़ी ना होगा। हाँ बताओ ना प्लीज़। मैं वाई लिमिटेड में क्या हूँ? नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ। और वाई लिमिटेड में कोई है, मान लो राम है, और वो इसमें क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। और वो राम इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। सॉरी, ये नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो अनूप जैन इस कंपनी में एक्स लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, ऐसा हिमांशु कह रहा है। ओ भाई व्हाट अ कंफ्यूजन। एक बार दोबारा, जो इसने हिमांशु ने बोला मैं वही रिपीट करता हूँ। यानी इसने, हिमांशु ने बोला सर आप ज़्यादा हीरो मत बनो, यहाँ पर एक आदमी नहीं है, यहाँ पे 2 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? 2। ये हिमांशु कह रहा है, ये मेरी इंटरप्रिटेशन नहीं है। हिमांशु ये कह रहा है यहाँ पे 2 लोग हैं, मैं अनूप जैन और ये कौन है? राम। तो ये कह रहा है अनूप जैन इस कंपनी में क्या है? नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, यानी मैं इस कंपनी में क्या हूं? नॉन इंडिपेंडेंट। और राम इसमें क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। और ये राम इस कंपनी में भी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो मैं अनूप जैन इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, ऐसा हिमांशु कह रहा है। ये कह रहा है एच की इंटरप्रिटेशन ये है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, दोबारा इसकी बात मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा सुनना। स्टेप 1, अनूप जैन वाई लिमिटेड में
इंडिपेंडेंट डायरेक्ट नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, नॉन इंडिपेंडेंट है। स्टेप 2, राम वाई लिमिटेड में इंडिपेंडेंट है। स्टेप 3, राम एक्स लिमिटेड में नॉन इंडिपेंडेंट है। अगर ऐसा है तो अनूप जैन स्टेप 4, एक्स लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये हिमांशु ने बोला है। बात समझ में आई आपको? मैंने 3 बार हिमांशु की बात मैंने सही बताया, बट ये मैंने नहीं बताया, ये हिमांशु की इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जो आपने बोला मैंने सही बताया, अच्छे से बता दिया। हाँ, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक बच्चे ने कम से कम बता तो दिया, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ जो ये बता रहा है सही है या ये गलत है, या तुम्हारी भी कोई और इंटरप्रिटेशन है? ये मेरा सवाल है। हिमांशु एक शब्द और लिखा है बेटा, नोट। यहाँ पे एक बच्चा, क्या नाम है आपका? अमन। तो ये था हिमांशु का आंसर। वाओ, ये हिमांशु की इंटरप्रिटेशन है। देख रहे हो एक एक लाइन में क्या जान निकल जाती है। अब ये कह रहा है, अमन भी आ रहा है, कह रहा है सर ये गलत बोल रहा है, असली इंटरप्रिटेशन मैं बताता हूँ, तू बता दे भाई। बताओ सर। और ये कह रहा है सर इसमें खुफिया 3 कंपनी है। मैं अनूप जैन, बताओ हैं? नहीं 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 नहीं, इसी से बता तो तू, इसी एग्जाम्पल, तभी तो समझ में आएगा ना मुझे। तो अमन कह रहा है सर एक्चुअली 2 नहीं 3 कंपनी है। कह रहा है ये हिमांशु गलत बता रहा है, 3 कंपनी है। हाँ जी, यस यस। अच्छा रब कर दूँ तो मुस्कान कह रही है सर ये 3 वाला कोई चक्कर नहीं है। अब मुस्कान पिक्चर में आ रही है। मुस्कान कुछ दूसरा बताना चाहती है। मुस्कान, मैं हूँ वो वाई लिमिटेड में। अच्छा, तो अगर मैं नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हूँ, मतलब मुस्कान ये कह रही है, मुस्कान कह रही है, ये अमन कह रहा है कि ये नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मुस्कान कह रही है नहीं है। ओ भाई एक सेकंड, हिमांशु कह रहा है कि मैं अनूप जैन वाई लिमिटेड में नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, मुस्कान कह रही है नहीं हो। भाई ये तो अलग इंटरप्रिटेशन आ गई। मैं इसको अलग बनाना चाहूँगा। मुस्कान, अगेन 2 कंपनी है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। तो मुस्कान जी बताइए यहाँ पे। अब मुस्कान क्या कह रही है, मुस्कान की भी कहानी सुन लेते हैं। मैं अनूप जैन और ये राम है। बताओ स्टेप 1, मैं इस कंपनी में नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हूँ, और ये अमन क्या कह रहा है, हो। तो यानी ये इंटरप्रिटेशन तो पहले ही अलग हो गई। आगे बोलो। और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सॉरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। स्टेप 1, स्टेप 2। और ये नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो एजे इस कंपनी में क्या नहीं बन सकता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब सब सेम है, बस फर्क ये है मुस्कान कह रही है अनूप जैन इसमें नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, और ये कह रहा है कि होना चाहिए। और तेरा तो 3 कंपनी वाला कॉन्सेप्ट है बेटा, वो तो अभी हम पढ़ेंगे क्या है वो अलग कहानी है। वैसे तेरे को 3 कंपनी कहाँ से दिख रही है वैसे? हाँ हाँ, अनदर कंपनी 2 और एक लिस्टेड कंपनी 3। शिट, ओह माय गॉड। वो आईडी बन सकता है, तो ही कैन बिकम आईडी इन दिस कंपनी। अगर वो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो वो इसमें आईडी बन सकता है? ओह माय गॉड, टेक्निकल।
क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन क्या मतलब, लाइन समझ में आई आपको क्या है? क्वेश्चन क्लियर? लैंग्वेज क्लियर? ये सोचने के लिए आपको दे रहा हूँ 2 दिन। यू हैव टू गिव मी द राइट इंटरप्रिटेशन। आराम से सोचिए, गूगल पे सर्च कर लो, किसी की वीडियो देख लो एंड गिव मी द राइट आंसर। आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट क्लास। 2 लाइनें आपकी ज़िंदगी के लिए। लेट्स सी आप ये 2 लाइनें इंटरप्रेट कर पाओगे या नहीं। और मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, दोबारा देख लो ज़रा। हु इज़ not non-independent director of another company? Who is not non-independent है? मैं हिंट दे रहा हूँ, हिंट। अगर हिंट आप वर्कआउट कर पाओ तो बहुत बड़ी बात है। Who is not? इसका मतलब who is not non-independent? If you are not a not independent director, it means you are an independent director. If you are not a non-independent director, it means you are not a non-independent director. It means you are an independent director. तो हु इज़ नॉट अ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आप उस कंपनी के नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर नहीं हैं, अगर आप उस कंपनी के, देखो मैं बोल ही देता हूँ, अगर आप उस कंपनी के नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, ये कौन है भाई? अगर आप उस कंपनी के नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो आप इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। अगर आप उस कंपनी के नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो आप इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। सोचिएगा ज़रा, मैंने बहुत कुछ बता दिया बताने के लिए, ज़रा सोचिएगा, आराम से लिखिएगा एंड विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज ऑलमोस्ट ओवर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दोनों खत्म हो गया। मैंने आपको LODR भी बता दिया, मैंने आपको 149(6) भी बता दिया, बिल्कुल सब बता दिया। ये नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को आई टेक 5 मिनट्स ओनली और मैं फटाफट बता दूंगा आपको, लेकिन इसमें मुझे खुशी होगी अगर आप इसको सही इंटरप्रिटेशन खुद बना के लेकर आओ, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 2 3 क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, विद लॉजिक ऐसा क्यों है। इसका लॉजिक बता देता हूँ। ये इसलिए नहीं बन सकता बिकॉज गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। एच का लॉजिक क्या है? एच का लॉजिक बता रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन नहीं बता रहा हूँ। लॉजिक क्या है? गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो रहा है, एक हाथ दे एक हाथ ले, ऐसा एच में बोला जा रहा है, इसलिए मना किया हुआ है। तो जरा सोचिएगा। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर, वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेपर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आधे घंटे का ब्रेक है। और हेलो, कोशिश करना, रिसर्च करना, ये नहीं मुँह उठा के नेक्स्ट क्लास में ऐसे आ जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले खुद सोचिएगा, समझिएगा, पूरी लैंग्वेज को पढ़िएगा और उसके बाद फिर बताइएगा। फिर भी नहीं आएगा, फिर गुड है, फिर कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करो। नहीं आया चलेगा, ऐसे ही उठकर आ गए फिर गलत है, फिर आप कभी ज़िंदगी में सीख नहीं पाओगे कुछ। ठीक है, थैंक यू।